जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हम 28/12/2023 की पहली शिफ्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। हमें क्वेश्चन मिला है, मुखिया के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना 55% मत प्राप्त होता है। कुल मतों में से 6% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतों की कुल संख्या कितनी है, 30,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी होगी, यह हमें बताना है। अब आप सबसे पहले यहां देखेंगे कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मत कितने मिले हैं। कुल वैध मतों का कितना मिला है दोस्त, 55% आपको मिला है। किसका? कुल वैध मतों का। यदि मैं आपसे बात करूं कि टोटल वोट कितने हैं, आपको दिया है कि टोटल वोट कितने दिए हैं दोस्त, 30,000। अगर टोटल वोट 30,000 है और इसमें से 6% मतों को क्या कर दिया, अवैध कर दिया गया, तो बचे कितने? बचे आपके 94। क्या 94% आपके वैलिड वोट होंगे? आप बोलेंगे जी सर, उसमें से उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत डाले गए हैं? 55%। कितना? 55%। हमें 55% का मान आप बताना है। कैसे होगा? अब 55% की इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे। परसेंटेज से आपको पता है 2 जीरो, इस वाले परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। क्या बचा मेरे पास बचा है 3 गुना 94, 3 गुना 94 और गुणा में क्या है दोस्त आपका 55। तो अब यहां से अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। जब भी आपकी लंबी कैलकुलेशन होती है तो सबसे पहले आप देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में सभी की क्या है दोस्त, जीरो है, तो यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या देखना होगा, मल्टीपल देखना होगा। या तो 3 का मल्टीपल देख लेंगे, या फिर 55 में क्या होता है 11, 11 गुणा 5, 11 का मल्टीपल हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर मैं 11 का मल्टीपल चेक करूं, 11 का मल्टीपल चेक कैसे होता है, अल्टरनेट डिजिट का आपको डिफरेंस देखना है। या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर डिफरेंस 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं, ये है आपके सामने 15,000। क्या 15,000 11 से कटता है? नहीं, गलत हो गया। अब है सेकंड ऑप्शन आपके पास 155, 1 5 6 और 5 0, 6 माइनस 5 कितना बचेगा? 1। डिफरेंस 0 होना चाहिए, यानी गलत। यहां पे डिफरेंस कितना? 1 5 6 और 5 और 1 कितना आ गया दोस्त? 6। 6 माइनस 6 का डिफरेंस कितना? 0। तो 11 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त क्लियर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, या तो यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा, या फिर किसी न किसी संख्या का मल्टीपल देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान चाल से चल रही कोई ट्रेन एक खंबे को 3 सेकंड में और 700 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। आप एक बात बताओ, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो इस बात का मतलब है कि वह अपनी ही दूरी को पार करती है, क्योंकि खंबे कोई डिस्टेंस नहीं होती है। खंबा मतलब लंबा नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्त? खंबे की कोई दूरी नहीं होती है। तो क्या करती है ट्रेन? अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है। लेकिन उसने दिया कि 700 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करती है। जब 700 मीटर लंबे पुल को पार करने जाएगी तो क्या होगा, अपनी लेंथ प्लस 700 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। आगे बात समझ में? आगे बढ़ू, अब देखेंगे आगे। तो पहला क्या है, एक समान चाल से चल रही कोई ट्रेन एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, एस। माना ट्रेन की स्पीड कितनी है दोस्त? ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली मीटर प्रति सेकंड में, एस मीटर प्रति सेकंड। कितनी है? एस मीटर प्रति सेकंड। तो फॉर्मूला आपके पास होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है? मान लिया ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन टीएल, स्पीड कितनी है एस, और टाइम कितना लेती है? टाइम आपसे लेती है 3 सेकंड। जब किसी खंबे को पार करती है तो कितना समय लेती है? 3 सेकंड का समय लेती है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद सेकंड केस दिया है कि वह 700 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करती है। जब पुल को पार करेगी तो अपनी लेंथ टीएल प्लस 700 मीटर लंबे पुल को पार करेगी कितनी स्पीड से? एस की स्पीड से। और कितने समय में दोस्त? 10 सेकंड में पार कर लेगी। तो ये थी आपकी पहली इक्वेशन, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। बात समझ में आ रही है?
अब आपको क्या करना है, यहां पर दिया आपको ट्रेन की लेंथ किसके बराबर है 3s के, तो इसमें पुट कर दूंगा TL की जगह क्या कर दूंगा 3s प्लस कितना 700 बराबर किसके हो जाएगा 10 गुणा s 10s के। इसे मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7 बराबर किसके हो जाएगा 700 के। 7 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, स्पीड आपकी आ जाएगी 100 मीटर प्रति सेकंड, जो किस ऑप्शन में होगी, ऑप्शन नंबर 1 मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा। आया सभी को समझ में? आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 पदों का औसत कितना है 30 है, पहला पद शेष पदों के योग का कितना है 2 गुना है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। आपके सामने 6 पद है ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 आपके सामने पद है। पहला पद जो है, अगर मैं बात करूं पहले पद की, इस पहले पद की, ये जो बाकी 5 पद है इनका क्या है 2 गुना है, 2 गुना है। अगर मैं मान लूं कि पांचों पद 1 है तो पहला पद कितना है दोस्त 2, पहला पद कितना है आपके सामने लिख के दिया है 2। हमें बताना है कि 6 पदों का औसत अगर 30 है तो योग कितना होगा, 6 पदों का योग कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर योग होता है औसत गुणा संख्या, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 30 180, योग हो जाएगा 6 पदों का 180। अगर मैं यहां पर 6 पदों का योग की बात करूं तो कितना है 3, क्या 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 180 हो जाएगी। आप बोलेंगे जी सर 3 यूनिट की वैल्यू अगर 180 है तो 1 यूनिट की आ जाएगी दोस्त आपकी 60, 60 दिए 180। बात क्लियर है यहां तक? आगे चलूं, हमसे पूछा पहला पद क्या होगा, पहला पद कितना है आपका 2, 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 2 गुणा 60 किसके बराबर हो जाएगा 120 के। 120 यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका मेरा दोस्त सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, चलेंगे आगे। एक साहूकार 4% वार्षिक दर पर पैसा उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, जहां ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इस तरह उसे वर्ष में कितना 166.4 का लाभ होता है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि रुपए में कितनी है, ये आपको बताना है। कोई व्यक्ति जो है 4% की दर पर उधार लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 4% पर उसने पैसा लिया, फिर उसने क्या किया उसी 4% को क्या किया उसने छमाही आधार पर 4% की जगह कितने पर 8% की रेट पर उधार दे दिया। कितने पर 8% की रेट पर। तो हमें बताना उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखेंगे भाई, पहले रेट कितनी है 4%, 4% की रेट से एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4%, क्योंकि पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपस में सेम होते हैं। तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 4% हो गया। अगर मैं बात करूं रेट अब आपकी कितनी बना दी 8%, और इस 8% को आपको 6 मंथ पर कैलकुलेट करना है। जब आपका टाइम आधा होता है तो क्या हो जाएगा रेट भी आपकी आधी हो जाएगी, 4% अब आपकी रेट बन जाएगी। तो 4% की रेट से 6 महीने पर जब आप 2 बार सक्सेसिव लगाओगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्त, सक्सेसिव लगाऊंगा 4 4 8 और 4 चौक 16, यह आ जाएगा 8.16%। बात समझ में आ रही है? 8.16%। तो प्रॉफिट आपको कितने का हुआ आप बताएंगे सर, प्रॉफिट हमें हुआ है कितने का 4.16% का। कितने का देख लेंगे, 4% पर आपने ब्याज लिया और आपने उसे 8.16 पर दे दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 4.16% का। इतने का। लेकिन क्वेश्चन में लिख के दिया है कि प्रॉफिट हमें हुआ है 1664 का, 166.4 का। हमें बताना है कि 100% की वैल्यू उधार ली गई राशि की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आप इसे काट लेंगे, ऊपर 1 पॉइंट है नीचे 2 है, तो जीरो कहां आ जाएगी, ऊपर आपकी जीरो आ जाएगी, तो आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब मुझे नजर आ रहा है 416 का कितना गुना है 4, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 की 1000 में, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्त, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक किताब 20%, 30% और 10% की क्रमिक छूट पर बेची जाती है। प्रति सप्ताह में शुद्ध छूट परसेंट कितनी है यह आपको बताना है। 3% डिस्काउंट दिए गए हैं, लगातार है, आपको ओनली एक बताना है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आज मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो क्या होगा, जब भी डिस्काउंट आए और 3 में आपको लगाना है तो पहले आप 2 में लगा लो, किसी भी 2 में आप लगा सकते हैं। तो 20 और 30 में अगर मैं लगाऊं तो क्या करते हैं, पहले दोनों को ऐड करते हैं, 20 और 30 50, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस करके 100 से भाग दे देते हैं। 20 गुणा 30 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ये 2 में लग गया, कितना बना 20 और 30 कितना हो गया दोस्त 50, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 3 6, ये आपका बचेगा 44%। कितना आ गया 44%, ये हो गया। अब आपको किसमें लगाना है, जो एक और बचा है 44 और 10, 10 आपके पास बचा है, 44 और 10 में जब लगाने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, एक बार दोनों को ऐड करूंगा 44 प्लस 10, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से भाग दे दूंगा, ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे, 44 और 10 कितना आ जाएगा 54, माइनस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 10 से 44 को भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 4.4। 54 में से जब मैं 4.4 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 54 माइनस 4 50 होगा, और 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा दोस्त 49.6% आपका एकल डिस्काउंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप किस तरीके का यूज कर सकते हैं, आप रेशियो मेथड का भी यूज इसमें कर सकते हैं। क्लियर है, चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम 1 3 6 10 के छठे और सातवें पदों का अनुपात कितना है, यह आपको बताना है। यह आपका थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको एक सीरीज दी गई है, सीरीज में क्या दिया है 1 3 6, 1 3 6 और 10, ये आपको सीरीज दी है। इसमें आपको बताना है ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी, छठे और सातवें पदों का अनुपात कितना है। कैसे होगा, 1 3 6 कितने का डिफरेंस है, पहले में 2 का, दूसरे में 3 और 3 6 3 का, तीसरे में 4 का, तो चौथे में कितने का होगा 5 का, यानी 10 और 5 कितना 15, इससे अगले में कितना 6 का, 15 और 6 कितना 21, इससे अगले में कितना 7 का, तो ये हो जाएगा आपका 28। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमसे पूछा छठे और सातवें पदों का अनुपात कितना है। ये छठा पद है 21 और सातवां पद कितना है 28। इनका रेशियो आपको लेना है, ये हो जाएगा 7 के 21 और 7 चौक 28, 3:4 आपका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 66 सेंटीमीटर क्यूब चांदी 2 मिलीमीटर में mm में व्यास वाले एक तार में ढाली जाती है, तार का मतलब क्या होता है, यानी बेलनाकार शेप में ढाली जाती है, तो तार की लंबाई मीटर में कितनी होगी। किसमें पूछा है, मीटर में आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि हमें किसमें पूछा है तो कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में। 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया है। अगर वॉल्यूम 66 सेंटीमीटर क्यूब है और व्यास वाले एक तार में ढाला जाता है, यानी बेलन में ढाला जाता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच। किसके बराबर दिया है, 66 सेंटीमीटर क्यूब के। किसके, 66 सेंटीमीटर क्यूब के। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है 2 मिलीमीटर। अगर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 गुणा 1, और h की वैल्यू आपको निकालनी है, बराबर में किसके है 66 सेंटीमीटर क्यूब के। अब यहां से आपको एक ही यूनिट में सबको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर किसमें बताना है, आपको मीटर में बताना है। यह है आपका किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें है 2 सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 100 से आपको भाग देना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर से भाग देना पड़ेगा। लेकिन यह आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब, अगर क्यूब है यानी 3 बार है, तो इसे लिखूंगा कितना, बटे 100 और बटे 100। क्या बताया, 1 सेंटीमीटर में 1/100। ये सेंटीमीटर का क्यूब है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे भी आपको क्यूब करना पड़ेगा।
1/100 का भी आपको क्यूब लिखना पड़ेगा। अभी है आपका एमएम में, ये एमएम में है। अगर आपका एमएम में है और आपको मीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा दोस्त, आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। यदि आप 1000 से 1 को भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मीटर में आ जाएगा। अब देखें किससे क्या कटेगा। अगर मैं काटने की बात करूं तो 22 कितना हो जाएगा, 66, 3 और 3 जीरो से ये 3 जीरो बचे कितनी, 3 जीरो, 3 जीरो से ये वाली जीरो खत्म हो जाएगी तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इधर आ जाएगा। हाइट उसकी आ जाएगी 7 ते 21, 21 मीटर उस बेलन की हाइट होगी, यानी उस तार की लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जीरो का ध्यान रखना है, एक भी जीरो अगर आगे पीछे हुई तो आपका आंसर गलत होने की संभावना बन जाती है। आगे चलूं, किसी डीलर द्वारा एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है और वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही क्या होता है दोस्त, हानि होती है। तो उसके द्वारा उसके लिए दूसरी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना था, यह आपको बताना है। दूसरी वस्तु का सीपी कितना है आपको बताना है। क्या होगा देखेंगे ध्यान से। पहले केस में उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ये 4 क्या होता है आपका सीपी, क्या होता है दोस्त, सीपी और एसपी। अगर 4 सीपी है, 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेच दी आपने, 5 में। कितने बेच दिया आपने दोस्त, 5 में। लेकिन पहले केस में आपने कितने बेचा है, 500 में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त, 500। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। अगर 5 यूनिट की 500 तो 4 कितनी हो जाएगी, 400 आपकी हो जाएगी। ऐसे कर सकता हूं। तो पहले केस में आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलेंगे सर हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर पहले केस में 100 रुपए का प्रॉफिट है और आपका केस है कौन सा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, तो आपको सेकंड में 100 रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ना आपको लाभ होगा और ना ही आपको हानि होगी। तो क्या करना है, दूसरे केस में उसने 10% की हानि पर बेच दिया। 10% का मतलब 1/10। अगर सीपी 10 है, 10% की हानि यानी 1 का नुकसान, कितने बेच दिया आपने, 9 में उसको बेच दिया, 9 में उसने बेच दिया। मैंने आपको बताया अगर सेकंड पहले केस में 100 का प्रॉफिट है तो दूसरे में 100 का नुकसान करना पड़ेगा। 100 का क्या करना पड़ेगा, नुकसान। आपने सेकंड चीज को 10 रुपए में खरीदा और 9 में बेच दिया, कितने का नुकसान, 1 यूनिट का। क्या 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी, 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो हमें बताना है दूसरी वस्तु का सीपी कितना होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो 10 की कितनी हो जाएगी, गुणा 100। दूसरी वस्तु का अगर सीपी पूछे तो हमसे कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछता कितना आ जाता, 900 रुपए। कितना भाई, 900 रुपए। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं क्या हमारा सीपी और एसपी दोनों सेम है या नहीं। अगर पहले वाले की सीपी की बात करूं और दूसरे की बात करूं तो कितना, 400 और 1000 1400, 500 और 900 कितना बन गया, 1400। आपने 1400 रुपए में वस्तु को खरीदा था और दोनों को आपने 1400 में बेच दिया, तो आपको ना प्रॉफिट हुआ और ना ही आपको लॉस हुआ। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.1 गुणा 6.1, ये पॉइंट है भाई, 6.1 गुणा 6.1 माइनस 1 अपोन में 6.1 गुणा 6.1 प्लस 6.1 प्लस 1। ये आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। तो कैसे पता करेंगे, एक फॉर्मूला होता है आपके पास। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मुझे चमक रहा है ए क्यूब, अगर मैं इसकी वैल्यू को ए मान लूं, देखो ये ए है, ये वाला भी ए है, तो ये बन जाएगा आपका ए क्यूब। इसे मान लेता हूं क्या, बी क्यूब। तो नीचे आपके सामने लिखा है मेरे दोस्त, नीचे लिखा है ए गुणा ए स्क्वायर, और इधर लिखा है बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए बी। कैसे, 6.1 ए है और बी कितना है, 1, तो 6.1 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये मुझे चमका कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस के क्या, बी स्क्वायर। ये मुझे नजर आया। तो जब आपको ये वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला नजर आ गया, तो इसमें क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी, और आगे अगर बात करूं तो ये होता है दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी और अपोन में जो आपका लिखा है उसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर आपका बनता है, ये बनता है। तो इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा, ओनली आपके पास a माइनस बी। क्या बचा, a माइनस बी। मैंने a किसको माना है 6.1 को। अगर a की वैल्यू 6.1 है और b की वैल्यू 1 है तो कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 5.1। 5.1 यानी ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त एक सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चलें आगे। नेक्स्ट, अनिल की आय रमेश की आय से कितना 18% अधिक है। रमेश की आय अनिल की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये तो आप देखते ही बना देंगे। कैसे होगा, हमें सिर्फ इस पे ध्यान रखना क्या दिया है पहले 18% अधिक। 18% का क्या मतलब होता है, सोल्व कर लेंगे। 2 नम 18 और 2 से काट लो तो कितना आ जाएगा 50। अधिक है यानी पहले ऑलरेडी प्लस का चिन्ह है 9/50। दूसरे में हमसे इस केस में पूछता है कि कितनी कम है। अगर यहां प्लस का चिन्ह है तो यहां माइनस का लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखेंगे और प्लस का चिन्ह है तो 50 और 9 कितना हो जाएगा 59 और गुणा कर देंगे 100% से। गुणा कर देंगे 100% से तो हमारा ये आ जाएगा कि रमेश की आय अनिल की आय से कितना परसेंट कम है, ये निकल के आ जाएगा। 9 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 900। 900 को 59 से आपको भाग देना है। 59 एकम 59 चलेगी 1, कितना बचेगा 31 आपका बचेगा। 31 यानी 310। अगर मैं 6 चलाऊं तो 6 ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 6 पंजे 30 ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें चलेगा आपका 5 5 नम 45, 4 5 पंजे 25 और 4 कितना हो जाएगा 295। 15 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। 15 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। चलें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है 9, 40 और 41। यदि आपको ट्रिपलेट्स आते हैं तो आप देखते ही विदाउट पेन एंड पेपर इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये आपका क्या होता है दोस्त ट्रिपलेट होता है। 9, 40, 41 ये क्या होता है आपका ट्रिपलेट होता है। और जो भी ट्रिपलेट बनता है उसका एरिया क्या होता है 1/2 और इन वाली भुजाओं का यानी बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई आपको करना है। कितना आ गया 2 से काट लूंगा 40 को 20 और 20 का नंबर कितना होता है 180। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अगर मैं और ट्रिपलेट्स आपको लिखाऊं तो कौन कौन से होते हैं ट्रिपलेट्स की अगर बात करूं मेरे दोस्त तो ट्रिपलेट्स आपके सामने होते हैं, ध्यान रखेंगे। ट्रिपलेट्स अगर पहले की बात करूं क्या होता है 3, 4, 5। उससे अगर आगे बात करूं तो 5, 12, 13। क्लियर है। अगर आगे बात करूं तो कितना होता है 7, 24, 25। नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया 9, 40, 41 ये होता है। और अगर आगे बात करूं तो क्या होता है 11, 60, 61 ये होता है। आप फिलहाल इतने याद रखेंगे, बाकी अगर नेक्स्ट क्लास में ऐसा कोई चीज आती है तो हम आगे बात करेंगे इन ट्रिपलेट से। ठीक है भाई, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू अलग अलग किसी कार्य को 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। पी कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक अकेले कार्य को करता है। क्यू उसके साथ लग जाता है और वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य को करते हैं। जिसके बाद पी कार्य छोड़ देता है, उस समय कार्य का कितना भाग अभी भी बचा हुआ है ये आपको बताना है। टोटल पार्ट्स में से कितना आपका रिमेनिंग है ये आपको बताना है। देखेंगे पी और क्यू ने कितना समय लिया है 30 और 45। अगर पी की बात करूं पी ने कितना समय लिया 30 दिन, तो क्यू ने कितना समय लिया है दोस्त, क्यू ने लिया है आपका 45 डेज। अगर टोटल वर्क की बात करूं तो कितना हो जाएगा 30 और 45 का एलसीएम 90। 30 3 90 और 45 दूनी कितना आ जाएगा आपका 90, ये आ गया। अब इसने दिया है पी ने कार्य को स्टार्ट किया और 5 दिन तक अकेले काम को करता रहा। अगर पी काम को स्टार्ट करे और 5 दिन तक कार्य करे तो कितना, एक दिन में 3 तो 5 दिन में कितना कर देगा 3 गुणा 5 15। कितना कर देगा दोस्त 3 गुणा 5 15 काम को कर देगा। कितने में से, टोटल काम था आपका 90 में से 15 हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा 90 - 15 आपके पास बचेगा 75 ये बचेगा।
90 माइनस 15 कितना बचेगा? 75 आपके पास काम बचेगा। उसके बाद अब क्यों उसके साथ लग गया और वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य को करते रहे। अगर पी और क्यू 6 दिन तक एक साथ काम करें तो कितना करेंगे? एक दिन में करेंगे 3 और 2 5, तो 6 दिन में कर दें कितना दोस्त? 5 अंक 30, 30 काम को कंप्लीट कर देंगे। तो 75 में से 30 काम को 75 में से 30 काम को कौन कंप्लीट कर देंगे? पी और क्यू। 75 में से 30 काम को कौन कंप्लीट कर देंगे? पी और क्यू। तो बचेगा कितना? रिमेनिंग अभी भी आपके पास है 45। ये दिया है, हमसे पूछा है उसके बाद पी ने काम को छोड़ दिया और उस समय कार्य का कितना भाग बचा हुआ है। अब ये बताओ कितना काम बचा हुआ? 45। कितने में से? 90 में से 45 काम बचा है और हम बताते हैं टोटल में से कितना बचा है। टोटल 90 था, तो ये आपके पास बचा है 45 दूनी 90। 1/2 काम अभी भी आपके पास बचा है। 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में सभी को? बोलेंगे सभी दोस्त। चलें आगे। नमिता ने 9,000 रुपए जमा किए और 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 10,200 रुपए हो गए। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती? उसे कितनी राशि प्राप्त होती? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट की रेट को निकालना पड़ेगा। देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है भाई। सिंपल इंटरेस्ट की रेट कैसे निकलती है? बार बार आप लोगों को बताता हूं कि रेट का फॉर्मूला होता है 1 ईयर SI, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो और आपके पास प्रिंसिपल हो और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 में, ये होता है। अब आप देखेंगे कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है दोस्त? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे। 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर कितने बन जाते हैं? यानी अमाउंट आपका हो गया 10,200 रुपए। कितना? 10,200। तो आप मुझे बताओ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये बात पता है आपको? सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 10,200 में से 9,000 घटाऊंगा तो बचेगा कितना? 1,200। ये कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है? आप बोलेंगे सर ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कितने का? सॉरी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,200 तो 1 साल का निकाल लेंगे कितना आ जाएगा? 3 साल में 1,200 तो 1 साल में 400। मुझे चाहिए 1 साल का। 1 साल का तो कितना आ जाएगा? 400। प्रिंसिपल कितना है? 9,000 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी भाई। कितनी? सोल्व करूंगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। रेट आपके पास आ गई 40/9%। कितनी आ गई भाई? 40/9%। यहां तक किसी मेरे दोस्त, किसी बहन भाई को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। बोलो भाई दिल्ली पुलिस के जवानों, यदि ब्याज 2% अधिक होता, कितना? 2% अगर ब्याज अधिक होता, अभी कितना है? 40/9 है। अगर मैं इसे 2% अधिक कर दूं तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर अभी 40/9 है। कितना है? अभी 40/9 है। अगर 2% और अधिक कर दूं तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 40 कितना हो जाएगा? 58। तो ये ब्याज बन जाएगा आपका 58/3%। कितना है भाई? सॉरी 58/9%। कितना आ गया? नीचे 9 है ना, ये हो जाएगा आपका 58/9%। तो अब आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट की रेट आपकी बन जाएगी 58/9%। हमसे पूछा है 2% अधिक होता तो कितना अमाउंट होता। अगर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना है अब, तो 3 साल में कितना बनेगा? 3 साल की अगर बात करूं 58/9 गुणा 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, तो अब आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 58/3%। मुझे बताना है अमाउंट कितना होगा, तो आप बताएंगे सर अमाउंट कितना होगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल 100 प्लस 58/3, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 58/3। एलसीएम ले लूंगा, 3 गुणा 100 कितना? 300 और 58, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 358/3%। कितना हो जाएगा? 358/3%। यहां तक किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। बोले भाई क्लियर है यहां तक बात? अब आपका अमाउंट बन गया 358/3%। किसका निकालेंगे? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपके पास है 9,000 रुपए। 9,000 रुपए तो 9,000 का 358/3 कितना होता है?
निकाल लेंगे भाई। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 3 से अगर काट लो तो कितना आ जाएगा, 30 3 90। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 1 जीरो, और 3 की 8 मल्टीप्लाई करो कितना, 3 अठे 24, कितना हो जाएगा 3 अठे 24, लास्ट में 40 आएगा। लास्ट में 40 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करेंगे, 0 3 अठे 24, 3 पंजे 15 तो 17, 3 3 9 और क्या हो जाएगा 1 10 हो जाएगा, 10 740 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे समझ में सभी को? अगर नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा सकता हूं। बोले सभी दोस्त? चलें। माना कि 3 अंकों का धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि n का इकाई अंक क्या है, अभाज्य है, और n के सभी अंकों का गुणनफल भी क्या है, आपका अभाज्य है। तो हमें बताना है कि n के संभावित मानों की संख्या क्या है। ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में जबरदस्त क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। देखेंगे कैसे होगा। आपको बताना है कि 3 अंकों की कोई संख्या है। अगर मैं बात कर लूं 3 अंकों की, आपके पास ऐसी संख्या है, कैसी, ये वाली आपके पास 3 अंकों की संख्या है, कुछ भी हो सकती है। हमसे कहा है कि n का इकाई अंक कौन सा है, अभाज्य है। इकाई अंक कौन सा होता है, ये वाला। किसी भी संख्या का इकाई अंक कौन सा होता है, ये वाला होता है। क्या है ये, अभाज्य संख्या है। सबसे पहले मुझे बताओ कि सिंगल डिजिट में, एक डिजिट में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। सबसे पहला कंसेप्ट मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो अभाज्य संख्या कौन सी, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। यानी लास्ट में कितनी वैल्यू आ सकती है, लास्ट में 4 वैल्यू आपकी आ सकती है। 4 वैल्यू आपकी मेरे दोस्त आ सकती है भाई। कितनी, 4 वैल्यू। अगर लास्ट में मैं 2 रख लूं तो इधर मुझे क्या रखना पड़ेगा, इधर मुझे रखना पड़ेगा 1 और 1 और गुणा 2, क्योंकि इनकी गुणा भी क्या होनी चाहिए दोस्त, आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो 1 गुणा 1 गुणा तो क्या बन गया, अभाज्य संख्या। अब कुछ लोगों के, कुछ मेरे दोस्तों के दिमाग में आया होगा कि सर आपने 1 ही क्यों रखा। चलो आप 2 रख के देख लो, पहले में 1 रख लो, दूसरे वाले खाने में क्या रख लो, 2 रख लो, और तीसरे में तो फिक्स है। अगर मैं पहले में 1 रख लिया, ये रख लिया भाई, तो अब 1 गुणा, सेकंड में क्या रख लू, 2 गुणा 2, कितना बन गया, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। क्या आपका ये अभाज्य संख्या है, जो 4 आपका निकल के आया है, क्या आपका ये अभाज्य है। आप इसमें कुछ और भी पुट करके देख सकते हैं। अगर मैं 2 की जगह 3 ले लूं, अगर मैं पहले में 2 ले लूं, दूसरे में 3 ले लूं, और तीसरे में 2 फिक्स है, कितना आ गया, 2 3 6, 6 दूनी कितना आ गया, 12। क्या 12 अभाज्य है, बताएंगे सभी दोस्त। और हमसे इसने कहा है कि सभी अंकों का गुणनफल भी क्या है, अभाज्य है। तो हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, लास्ट में यानी गुणा में आपका क्या आना चाहिए दोस्त, अभाज्य आना चाहिए। तो ये आपको देखना होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ऐसी संख्या कौन कौन सी है। अगर पहले में 1 रख दूं, पहले वाले में अगर 1 रख दूं, दूसरे वाले में भी 1 रख दूं, और तीसरा फिक्स है, तो कितना बन जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 2, यानी आ जाएगा 2। 2 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। अगर इसमें भी मैं 1 गुणा 3 रखूं तो कितना है, इनका गुणनफल कितना, 3, अभाज्य संख्या है। इसमें भी आपको 1 गुणा 5 रखना पड़ेगा, इनका भी गुणनफल अभाज्य है। इसमें भी आपको 1 गुणा 7 रखना पड़ेगा, तो इन तीनों का भी गुणनफल क्या बन जाएगा, अभाज्य संख्या बन जाएगा। देखो ये 3 अंकों की संख्या कितनी है, 1 1 2 यानी 112, ये कितनी है, 113, 115 और 117। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंत में यानी इकाई अंक क्या है, अभाज्य, और इनका गुणनफल भी क्या होता है दोस्त, अभाज्य होता है। क्लियर है बात समझ में आ रही है सभी को। तो कितने पेयर बने आपके, 4 पेयर आपके बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे। 57 और 99 को दोनों को सम्मिलित करते हुए उनके बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। इसने क्या बोला, 57 और 99 यानी दोनों को इंक्लूड करना है। तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा। इसने कहा कि अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या 57 अभाज्य है, क्या 99 अभाज्य है। आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों,
क्योंकि 57 कटती है 3 से और 19 से, 99 कटता है किससे, 11 से और 9 से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। बात आ रही है समझ में भाई? तो इनके बीच में हमें निकालना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या अभाज्य होगी। अगर मैं बात करूं 57 के बाद कौन सी होती है, आप बताएंगे 59, उसके बाद आप बताएंगे कि 61, उसके बाद आप बोलेंगे सर 67 होती है, उसके बाद अगर बात करूं तो कितनी 71, उसके बाद 73, नेक्स्ट कितनी 79, अगर आगे बात करूं तो कितनी 83, 89 और 91 नहीं होती, 97 होती है। कहां तक पूछी है, हमें 99 से पहले बतानी है। तो मेरे पास ये वाली संख्याएं होती हैं, ये वाली संख्या मेरे दोस्त मेरे पास क्या होती है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है। इन सभी का आपको एवरेज बताना है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्याएं हैं। तो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और अपोन में टोटल संख्या, ये आपका क्या होता है, एवरेज होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, एवरेज होता है। आप इसमें वेटेड एवरेज का भी यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, बीच में आप कोई नंबर मानेंगे और वेटेड एवरेज का यूज कर लेंगे। चलो पहले मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं। तो सभी का योग करेंगे, सभी का क्या करना है, योग करना है। कितना आ जाएगा, 7 9 16 और 3 19, 19 और 9 क्या होता है 28, 28 3 31 और 1 32, 7 39 और 1 40 और 9 कितना था 49, लास्ट में कितना आएगा 9, बचा कितना 4, 4 9 13 और 8 21 और 8 29, 7 36, 7 43, 43 7 50, 6 56, 56 6 62 और 5 कितना 62 और 5 होता है आपका 67। तो 679 को भाग देना है कितने से, 9 से। अगर मैं इसे काट लूं 9 से तो 63, 4 और 9, 9 पंजे 45, कितना बचा 4 और 9 चौक 36। तो 75.4 के समथिंग आपका आंसर आएगा, 75.4 आपका आंसर आ जाएगा। 75.4 मेरे दोस्त बिल्कुल सही एवरेज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? तो ये थी आज की पहली शिफ्ट। आज की पहली शिफ्ट को ही समाप्त करते हैं, बाकी मेरे दोस्त मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में भाई। ओके।